मेरे प्यारे मित्रों, हमने बात कर लिए थे विकास के बारे में, जो बायोलॉजी का जो छठा चैप्टर है। बस मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा। और हमने क्या बात किया है, जीवन की उत्पत्ति के बारे में और बिग बैंग परिकल्पना क्या था, जीवन की उत्पत्ति संबंधी प्राचीनवाद, विशिष्ट उत्पत्तिवाद, ब्राह्मणवाद, ब्रह्मांडवाद या बीजाणुवाद, स्वतः जननवाद या अजयवाद, आजीवत जीवोत्पत्ति, स्वतः जननवाद के बारे में, जैव निर्माणवाद के बारे में बात कर लिए थे। जीवन की उत्पत्ति संबंधी आधुनिकवाद क्या था, इसके बारे में बात कर लिए थे। इसके अलावा बात किए थे ओपरिन का सिद्धांत, मीलर तथा यूरे का प्रयोग, ठीक है, जैव विकास एवं उसके प्रमाण, जीवों की तुलनात्मक आकारकी तथा शारीरिक से प्रमाण, अवशेषी अंग, समृद्धि अंग, समजात अंग, ये सब हम बात कर लिए थे। भ्रौणकी से प्रमाण की बात किए थे। भौगोलिक पृथक्करण और वितरण से प्रमाण की बातें कर लिए थे, संयोजी कड़िया जीवाश्मों के बारे में। अनुवांशिकी, प्रत्यावर्तनवाद, पूर्वजातता, अनुकूलित विकिरण। अब बात करेंगे जैव विकास के सिद्धांत। इससे प्रश्न पूछता है कि जैव विकास का सिद्धांत क्या था, कितने सिद्धांत दिए गए थे उसके बारे में। पहला जो सिद्धांत था लैमार्कवाद या उपार्जित लक्षणों की वंशागत का सिद्धांत, ठीक है। दूसरा क्या था, नौ लैमार्कवाद। तीसरा क्या था, डार्विनवाद या प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। और चौथा क्या था, नौ डार्विनवाद। इसके अलावा अगला सिद्धांत ह्यूगो डू ब्रीज का उत्परिवर्तन सिद्धांत। और अंतिम क्या था, आधुनिक संश्लेषणात्मक सिद्धांत। ये सब सिद्धांत हम पढ़ेंगे और आपको ध्यान देखना है। देखिए, जैव विकास के सिद्धांत में लैमार्कवाद या उपार्जित लक्षणों की वंशागत का सिद्धांत क्या था, तो आपको ध्यान से सुनिए इसको। लैमार्क ने सन 1809 में लैमार्क ने 1809 में फिलॉसफी जूलॉजिकल नामक पुस्तक प्रकाशित किए। तो पूछेगा कि लैमार्क ने किस सन में कौन सी पुस्तक प्रकाशित की है, तो क्या नाम है, फिलॉसफी जूलॉजिकल, जो 1809 में प्रकाशित किया गया। इसके अनुसार जो है, प्रत्येक जीव अपने जीवन काल में जिस वातावरण में रहता है उसके प्रभाव से अनेक लक्षण उपार्जित हो जाते हैं। जहां पर जो जीव रहेगा, जिस वातावरण रहेगा, उसी के हिसाब से उसके शरीर में उपार्जित लक्षण क्या आ जाएंगे। ये उपार्जित लक्षण उसकी संतानों में पहुंच जाते हैं। ये लक्षण कहाँ पहुंच जाते हैं, उसकी संतानों में। तथा धीरे धीरे नई जाति बन जाती है। कोई भी अंग जिसका लगातार प्रयोग होता है वह धीरे धीरे आकार में बदल जाते हैं, तथा जिस अंग का प्रयोग नहीं होता है उसका ह्रास होने लगता है। उधर सांप के पैरों का नष्ट होना। पहले सांप का पैर नष्ट मतलब पैर थे तो नष्ट हो गया, ठीक है। ये कौन बताए थे, लैमार्कवाद ने बताया था। जिराफ का गर्दन लंबी होना। बताया जाता था कि जिराफ जो थे, जब यह दुनिया को एवोल्यूशन हुआ था तो जिराफ बच गए थे, ठीक है। क्योंकि सबका एवोल्यूशन नहीं होता, सबकी खात्मा नहीं होती, कुछ न कुछ जीव बच जाएंगे। जैसे कोरोना आया था, तो कोरोना के समय में जितने भी जीव हुआ करते थे, तो उसमें से कुछ, जैसे मान लो कोरोना का लक्षण दिखाई दिया तो सब लोग नहीं मरे ना। जिनको ये इम्यूनिटी पावर कमजोर था, जिनको प्रभावित किया या कोरोना, उनको तो मार दिया, बाकी सब तो जिंदा ही थे। तो ये था हमारा, ठीक है। तो वो कारण क्या था कि जब छोटे छोटे जीव थे, इनकी गर्दन क्या थी, बड़े थे, गर्दन क्या थी, छोटी थी, तो बार उठाते उठाते जो है बड़े हो गए। तो ये जिराफ का, इसीलिए बताया कि बीजमान ने जनन द्रव्य में परिवर्तन की परिकल्पना देकर लैमार्कवाद की कड़ी आलोचना की, ठीक है। जिराफ की देखिए, बीजमान बताया था ना, बीजमान ने बताया था जनन द्रव्य में परिवर्तन की परिकल्पना देकर लैमार्कवाद की कड़ी आलोचना की। उसके बाद दूसरा पॉइंट आ जाता है, 9 लैमार्कवाद। अनुवांशिकी, जिसे जेनेटिक्स कहा जाता है, अनुवांशिकी या वंशागत के सिद्धांतों के अध्ययन से सिद्ध हो गया कि जो उपार्जित लक्षण किसी जीव की जीन रूप में होते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं, जो उपार्जित लक्षण किसी जीव के जीन प्रारूप में होते हैं, वे वंशागत द्वारा अगली पीढ़ी पहुंचते तथा विकास में सहायक सिद्ध होते हैं। अगला है कि डार्विनवाद या प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। डार्विन ने निष्कर्ष निकाला कि जनसंख्या बढ़ने पर जंतुओं में संघर्ष होता है तथा प्रकृति द्वारा योग्यतम का चयन होता है।
हर्बर्ट स्पेंसर ने इसे योग्यतम की अतिजीविता कहा है। ठीक है, प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों का विकास ही डार्विनवाद है। डार्विन ने सन 1859 में जातियों की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक शोधपत्र निकाला, जिसमें वैज्ञानिक वेलेस भी शामिल थे। तो डार्विनवाद का सिद्धांत यही कहता था कि जितने भी जंतु होते हैं, पादप होते हैं, वो जब वो वातावरण में आ जाते हैं तो उनके बीच संघर्ष होता है। जो इस पर्यावरण को सह लेता है, जो संघर्ष को पूरा कर लेता है, वही जीवित रहता है। बाकी सभी जंतु जीव क्या होते हैं, पादप खत्म हो जाते हैं। तो यही डार्विनवाद का सिद्धांत था। हर्बर्ट स्पेंसर ने इसे योग्यतम की अतिजीविता कहा था। 1859 में जातियों की उत्पत्ति संबंधी एक शोध पत्र जारी किया गया था। इंग्लिश में कहते हैं ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। जिस शोध पत्र में बैलेस भी वैज्ञानिक थे, शामिल थे। ठीक है, डार्विन ने जीवन संघर्ष के बारे में समझाया कि जीवों को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए दूसरे जीवों से संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर एक रोटी हो खाने वाले कई लोग हैं, तो क्या करेंगे, जीवन में संघर्ष करेंगे। जो जीत जाएगा, जैसे आज का कंपटीशन है, कंपटीशन बच्चे तो हजारों लाखों बैठते हैं, लेकिन जीतता क्या, एक ही सीट है, तो जीतेगा एक ही। जो संघर्ष करेगा, जो मेहनत करेगा, वही तो टॉप आएगा। यही जीवन में भी काम होता है। तो ये कौन बताया था, डार्विन ने बताया। इसका नाम क्या पड़ेगा, डार्विनवाद का सिद्धांत पड़ा। देखिए, इसके बाद अभिसारी विकास के एक समान वातावरण में रहने के कारण विभिन्न वर्गों के जीवों को आकारिकी में प्राकृतिक चयन के प्रभाव के फलस्वरूप समान अनुकूल परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, बाल्थस ने जैव विकास के संबंधित में, जबकि स्टैनले मिलर ने, ओपरिन ने, हेल्डेन ने जीवन की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत दिए थे। तो माल्थस ने कहा कि जैव विकास कैसे होता है, जबकि स्टैनले मिलर ने, ओपरिन ने, हेल्डेन ने जीवन की उत्पत्ति के बारे में बताए थे कि कैसे जीवन की उत्पत्ति हुआ था। अगला पॉइंट था नव डार्विनवाद। नव डार्विनवाद के अनुसार लैंगिक जनन करने वाले जीवों की संतानों में, ठीक है, विविधताएं पाई जाती है। तो सही है, नव डार्विनवाद में बताया गया कि जितने भी लैंगिक जनन करते हैं जीव, उनमें संतानों में क्या होता है, कुछ न कुछ विविधताएं पाई जाती है। जैसे हम लोग हैं, हमारे माता पिता हैं, तो उनमें क्या है, कुछ न कुछ अंतर पाया जाता है, रंग रूप आकार में। ये विविधताएं उत्परिवर्तन के कारण, डीएनए में हुए परिवर्तन के कारण होता है। प्राकृतिक चयन इनमें से लाभदायक विविधताओं का चयन करने में सहायक होता है। एक जाति के विभिन्न समूहों के प्रजनन काल भिन्न हो सकते हैं। ठीक है, एक जाति के विभिन्न समूहों के प्रजनन काल क्या हो सकते हैं, भिन्न हो सकते हैं। जैसे एक ही जाति के, चाहे चौपाया हो, चाहे मनुष्य हो, तो मनुष्य की बात करते हैं तो समझ में आता है उनका प्रजनन काल निश्चित होता है। लेकिन कभी कभी देखिए, कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जिनका प्रजनन काल 9 महीने माना गया है कुछ जीव का, तो 9 महीने या उसके बाद या पहले, एक फिक्स टाइम नहीं होता। लेकिन अगर चौपाया में जाकर देखते हैं, जानवरों में देखते हैं, तो बिल्ली का अलग प्रजनन काल होता है, कुत्ते का अलग होता है, भैंस का अलग होगा, और हाथी का क्या होगा, अलग होता है। ठीक है, हर जीव का प्रजनन काल क्या होता है, अलग अलग होता है। जनन अंगों की रचना में थोड़ा अंतर हो सकता है, जिसमें कारण लैंगिक पृथक्करण, सेक्सुअल आइसोलेशन कहा जाता है। इसके फलस्वरूप नई जातियों का विकास होता है। नव डार्विनवाद विश्वास करने वाले वैज्ञानिक कौन कौन थे, बीजमान, हेल्डेन, हेक्सले, सिवाल, राइट, स्मिथ, ठीक है, डब्लेस्की, स्टेबिंस, ये सब नव डार्विनवाद के सिद्धांत को माने थे। अगला, ह्यूगो डी ब्रीज का उत्परिवर्तन सिद्धांत क्या था। तो ह्यूगो डी ब्रीज ने एक पादप लिया जिसका नाम था आइनोथेरा लैमार्कियाना। क्या नाम था, आइनोथेरा लैमार्कियाना लिए थे। उसमें साध्य परिवरोज का अध्ययन किया, बताया कि अकस्मात होने वाले परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है, उन्हें पर्यवेक्षणों के आधार पर डी ब्रीज ने बताया कि विकास धीरे धीरे प्राकृतिक चयन के फलस्वरूप होता है। देखो, ये सही बता रहे थे कि ह्यूगो डी ब्रीज ने बताया कि जो हमारा वृद्धि होता है, परिवर्तन होता है, वो कैसा होता है, धीरे धीरे होता है। इसे उत्परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, ये आकस्मिक होता नहीं है। ठीक है, आकस्मिक होने वाले परिवर्तनों को क्या कहा गया, उत्परिवर्तन से ही होता है। उत्परिवर्तन के दौरान यदि कोई घातक जीन प्रभावी हो जाता है तो हानिकारक उत्परिवर्तन होते हैं। जैसे हमारे शरीर में घातक जीन आ जाए, ठीक है, तो हमारे शरीर का क्या है, बनावट, रंग रूप अचानक से क्या हो जाएंगे, बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। परंतु ऐसा कभी कभी होता है। सामान्यतः उत्परिवर्तन के कारण अचानक ऐसे बड़े परिवर्तन आते हैं, नई जाति की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, ये परिवर्तन के कारण ही ये बताया जाता है कि पहले हमारा जीन्स क्या था,
एक जैसा था, हम पानी में हुआ करते थे, लेकिन उसमें लगातार से जिस परिवर्तन आ गया, हम लोग पानी से बाहर आ गए। तो जीवन की उत्पत्ति हमारे कहाँ से हुआ? तो पानी से हुआ था, वाटर से हुआ, समुद्र से हुआ था। लेकिन धीरे धीरे हम लोग कहाँ बाहर आ गए, हम लोग पानी की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अब पानी में जाएंगे तो हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। तो यही बताया था। उसके बाद आया था आधुनिक संश्लेषणात्मक सिद्धांत। क्या यह सिद्धांत वास्तव में नव डार्विनवाद का ही एक रूप है। डब्ल्यूस्की ने बताया था 1937 में अपनी पुस्तक वानवांशिकी तथा जातियों की उत्पत्ति के सिद्धांत को वर्णन किया गया है। तो हमने बात किए कि जैव विकास के सिद्धांत कौन 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 थे, और लैमार्कवाद या उपाधि लक्षणों के वंशागत का सिद्धांत, नौ लैमार्कवाद का सिद्धांत, डार्विनवाद या प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, नौ डार्विनवाद का सिद्धांत, ह्यूगो टू ब्रिज का उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत। इसके बाद आधुनिक संश्लेषणात्मक का सिद्धांत हमने पढ़ा है। इसको एक बार पढ़ेंगे, समझेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से पीछे क्वेश्चन आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा क्या था। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है। जीवन की उत्पत्ति संबंधी, विकास से संबंधित चैप्टर थे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जीनी या अनुवांशिकी अपवहन, हार्डी विनबर्ग का नियम, प्राकृतिक चयन, पृथक्करण का सिद्धांत, भूवैज्ञानिक समय मापक्रम, मानव का उद्भवन या विकास। इसके बाद जितने भी मानव थे उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसी तरह से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।